Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पार्ट 1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा। आज हम लोग उसे शॉर्ट तरीके से रिव्यू करेंगे एंड आगे अपने क्लासेस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है, इस नोट्स में दरअसल बहुत सारे अहम शॉर्ट्स क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पर जितने भी आपको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में देखने को मिल रहे हैं बुलेट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में बहुत सारे अहम सवालात हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम में ऐसे ही हूबहू देखने को मिल सकते हैं। सो इन बातों को ध्यान में रखें और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये है कि इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ एक सीक्वेंस में, एक सीरीज के साथ, एक ऑर्डर के साथ आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। अगर आप चीज़ों को यानी क्वेश्चंस को बैठकर फैक्ट्स को रटते हो तो बहुत मुमकिन है कि आप उन चीज़ों को भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इन वीडियोस को ध्यान लगाकर सुन और समझ लेते हो, तमाम डेट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ कर जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये डेट्स आपके एग्जाम हॉल में हिट करेंगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग तमाम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करो। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स दरअसल एग्ज़ाम के करीब होने की वजह कर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखें, पैनिक होने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप लोगों को जिन वीडियोज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है, और मैं अपनी ज़ात से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की डिमांड के मुताबिक तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए लाई जा सके, लेकिन जितनी मुमकिन हो पा रही हैं मैं अपने ज़ात से आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो का ख़ास बात यह है कि इसमें तमाम बुलेट पॉइंट्स को, तमाम अहम नकात को, पॉइंट्स को बुलेट्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। अगर आप मेरी इस बातों को वीडियो के फॉर्मेट में समझ लेते हो या सुन लेते हो या इस नोट्स को मुझसे समझ लेते हो, देन बहुत ही मुश्किल है कि आप चीज़ों को भूल पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था कि किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंट्री दरअसल आइसोलेशन में नहीं रह सकता। उसे अपने जिंदगी को, यानी उस कंट्री के लोगों को अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए दूसरे नेशन से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी इंटरेक्शंस के लिए एक नेशंस दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके से उसका इंटरेक्शन होता है दूसरे नेशन के साथ, और उस इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हर एक नेशन, हर एक मुल्क अपना एक फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी या एक्सटर्नल पॉलिसी बनाती हैं, जिन पॉलिसी के ज़रिया वो दरअसल अपने और अपने दीगर ममालिक के साथ, यानी अपने पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को समझा दी थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करे थे, और प्रोसीड करने के बाद मैंने आपको डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी समझाया था। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी, इसे भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। उसके साथ साथ इंडियन, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या अहम खसूसियात है, क्या क्या बेसिक फीचर्स है, क्या क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को दूसरे मुल्क के फॉरेन पॉलिसी से अलग करती है, उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो का मकसद, और आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग इंडिया के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे विद देयर नेबर कंट्रीज। तो पहला जो रिलेशन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो दरअसल इंडो पाक रिलेशनशिप है, यानी इंडिया और पाकिस्तान। चूंकि ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर से अटैच हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही करीबी नेबर कंट्रीज है, तो इसका यानी इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन आपस में कैसा रहा है शुरू से लेकर आज तक, यानी ऑपरेशन सिंदूर तक। ध्यान रहे,
बुक में आप लोगों के इस करंट सिचुएशन जो कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च करा और पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक जो कि पहलगाम में हुआ था उससे रिलेटेड बातें सिलेबस में शामिल यानी आपके इस बुक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मे भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप तमाम लोग बातों को खूब ध्यान से सुनें और समझें। और अब हम लोग धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला जो रिलेशन है जिनका नाम है इंडो पाक रिलेशन यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन आज़ादी से लेकर आज तक कैसे हैं, उन चीज़ों को हम लोग बुलेट्स के फॉर्मेट में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट in 1947 at the same time Pakistan also born as a new sovereign state। जब इंडिया 1947 में आज़ाद होती हैं उसी वक्त पाकिस्तान भी आज़ाद हो जाता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो जिस टाइम में इंडिया का आज़ादी होता है उसके एक दिन आगे या पीछे पाकिस्तान को भी फ्रीडम मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है और सॉवरेन स्टेट का दर्जा पाकिस्तान को भी दे दिया जाता है। India had followed a good relations with the neighbor as a foreign policy, but in the 1948 Pakistan attacked on Kashmir area and occupied a part of Kashmir known as POK, Pakistan occupied Kashmir। लेकिन इंडिया आज भी इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जानती हैं। अब यहाँ पर जो एक इशू आपको देखने को मिल रहा होगा वो ये आपको देखने को मिलता होगा कि सर जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तो इंडिया की आज़ादी के बाद भी फिर पाकिस्तान ने किस तरीके से कश्मीर में इंटरफेयर करा। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में हो तो आपने पढ़ा होगा कि कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहां पर दरअसल एक राजा का हुकूमत चला आ रहा था और वो राजा कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनने नहीं देना चाहता था। उस राजा का नाम था राजा हरी सिंह। तो इस तरीके से जब मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर से वो इस मौका को देखते हुए पाकिस्तान को, चूंकि कश्मीर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, इस वजह कर वो पाकिस्तान यानी कश्मीर को पाकिस्तान में इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे सूरत हाल इसीलिए वो दरअसल बाहर से एक आर्मी ट्रूप प्रिपेयर कर वो दरअसल यहाँ पर अटैक यानी कश्मीर में अटैक के लिए भेजते हैं। और कश्मीर में अटैक के लिए जब वो भेजते हैं तो इस बात की खबर राजा हरी सिंह को हो जाती है और राजा हरी सिंह इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगती हैं, लेकिन गवर्नमेंट दरअसल उसकी मदद करती हैं उस इंस्ट्रूमेंट में साइन करने के बाद कि ठीक है इंडियन गवर्नमेंट आपकी मदद करेंगी लेकिन आपको इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा। और इस तरीके से ये राजा हरी सिंह दरअसल रात ही रात में उस इंडियन गवर्नमेंट के पार्ट्स बनने के लिए एक्सेप्ट कर लेती हैं और यहाँ से इंडियन ट्रूप वहाँ आगे तरफ बढ़ती हैं। पुलिस, आर्मी, जितने भी इंडियन फौजी होते हैं वो वहाँ पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं यानी कश्मीर के एरिया की हिफाजत के लिए बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ दरअसल कश्मीर पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ आर्मी ट्रूप वगैरह आते हैं और इन दोनों की ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन जो इलाका कश्मीर के कब्ज़ा कर लिया जाता है यानी एक तरफ अगर ध्यान से आपको समझाया जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मान लो कि ये एक बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप और यहां से इंडियन आर्मी ट्रूप आती हैं और इस पूरे एरिया, मान लो ये पूरा अगर कश्मीर का एरिया है तो इस एरिया में इस तरफ से अगर वो आधा इंटरवेन कर जाती है और अगर यहां पर इन दोनों फौज का मुकाबला होता है तो इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी इसे यहीं पर होल्ड ऑन कर देती हैं और जो भी इलाका इन लोगों ने अब तक कवर करके आया था उन इलाके को ये लोग दरअसल कश्मीर का यानी पाकिस्तान का हिस्सा मानती हैं और इसे ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इब्तिदा से ही यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कश्मीर उस इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा तल्ख हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे अगेन in the 1965 another war took places related to Kashmir problem। At this time peace agreement was held in Tashkent। याद रहे ये जगह ताशकंद में at the initiative of the former USSR। this agreement signed between the Indian Prime Ministers लाल बहादुर शास्त्री and General अयूब खान of Pakistan। अब एक बार फिर से इसी कश्मीर इशू जो कि पहले 1948 में हो चुका था, फिर से एक बार 1965 में इसी कश्मीर इशू को
लेकर एक मुआहदा, एक झगड़ा, एक वॉर इन दोनों कंट्रीज के बीच में होता है और उस वॉर को ख़त्म करने के लिए वहाँ के यानी जो इस टाइम में जो यूएसएसआर था यानी जो रशिया था, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में बुलाकर पीसफुल एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और उस टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान से जनरल अयूब खान होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू टाइप में और एसएक्यू टाइप में, मैथ्स द कॉलम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर आप आइडियल क्वेश्चंस खोज रहे हो कि एकदम आपको इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए जो कि आपके एग्जाम में आ जाएं, तो वो बाहर से कहीं से नहीं आएंगे, वो बल्कि आपके सिलेबस के पार्ट से ही आएंगे जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। होप मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। सम पीस एफर्ट्स वर मेंटेन्ड। अब ये जो पीस एफर्ट्स की गई थी 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सोवियत यूनियन यानी रशिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, लेकिन फिर से ये 1971 में कन्वर्ट हो जाती है वॉर की शक्ल में पीस एट ईस्ट पाकिस्तान। अगर आपको याद हो तो जहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला अगर इंडिया का पार्ट है तो इस पार्ट में, इस एरिया में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेंगे और यहां पर आज का जो बांग्लादेश है छोटा सा, ये बांग्लादेश का हिस्सा भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था और 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में ये बांग्लादेश 1971 में अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करता है। किससे लड़ाई करता है? इस पाकिस्तान के साथ। अब जाहिर सी बात है इस पाकिस्तान के साथ जो ये लड़ाई करता है, इस लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाना दरअसल असल मकसद होता है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ की गवर्नमेंट इसका साथ देती है, यानी बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में, यानी ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। चूंकि आप देख पा रहे हो यहां पर इंडिया इन दोनों कंट्री के बीच में लाई कर रहा है, तो इंडिया भी चाहेगा कि ये दोनों कंट्रीज आपस में अलग हो जाए। अगर ये एक रहेंगी तो इंडिया के लिए भी ये खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए इंडिया के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होती हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी होता है, वो दरअसल ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद होने के लिए, लिबरेट करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान का साथ देती हैं, जैसा कि आप पॉइंट पे देख पा रहे हो। विद द इंडिया सपोर्टिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ बंगालीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान under the leadership of the Sheikh Mujibur Rahman, after the war, East Pakistan was declared as a sovereign state of Bangladesh. The peace agreement is now as a Simla Pact done. याद रहें, अब ये जो वॉर हुआ था 1971 ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच, इस वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को मदद किया था। फिर से इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को फिर से बहाल करने के लिए, फिर से ठीक करने के लिए इनके बीच यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग सिमला एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं और वो साइन होता है, इंडिया से एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द विच टू प्राइम मिनिस्टर्स। तो इंडिया से आपके इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो थे और ये साइन होता है वॉर के ठीक एक साल बाद यानी 1972 में। होप यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द Simla agreement, good relations were maintained for some times, but again relations were bitter. कुछ दिनों तक ये रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये रिलेशंस फिर से आपस में इन लोगों के बीच खराब देखने को हम लोगों को मिलते हैं। इन द 1974 इंडिया टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस विच हैड इट्स सीवियर रिएक्शंस इन द पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर को शो कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान को ही दिखाना चाहता था या दिखाना चाह रहा होगा। इस तरह का इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान ने किया था और फिर इस तरीके से इनके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउएवर बोथ द कंट्रीज अगेन एंड अगेन, दोनों कंट्री फिर से ट्राई टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस, बट इन द ईयर ऑफ द 1997 PM Gujral seriously tried to better relations among the India's neighbors and especially Pakistan. This is known as the Gujral Doctrine. गुजराल एक बहुत ही कम टाइम के लिए इंडिया के बने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं और जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने के लिए बहुत इफ़र्ट लगाई थी और ख़ासकर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। इसी वजह कर गुजराल ने दरअसल इनके साथ यानी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक डॉक्ट्राइन लाया था। उस डॉक्ट्राइन को तारीख़ में या पॉलिटिकल साइंस में गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से हम लोग जानते हैं।
बट उनकी गवर्नमेंट बहुत दिनों तक लास्ट नहीं कर पाई। इन द 1998 द पीएम वाजपेयी, यानी कि जिसको हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं, एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब एट पोखरान। ही कॉल्ड एज इट इज अ डिटेंट, और इस तरीके से डिटरेंट, इस तरीके से पीएम वाजपेयी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हैं पोखरान में, और ये कहते हैं कि ये एक डिटरेंट है। इससे और भी रिलेशंस जो पहले गुजराल के टाइम में सही हुए थे वो फिर से खराब यानी बीटर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन अ फ्यू डेज पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इट्स ओन बॉम्ब। अब जब इंडिया अपना बॉम्ब को दिखा रहा है एक्सप्लोड कर कर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने बॉम्ब को एक्सप्लोड कर कर दिखा रहे हैं, यानी इन दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को अपनी ताकत को दिखाने की तरफ शो कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दस द रिलेशंस बिकेम बीटर। अब इनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, बीटर हो जाती हैं और टेंस हो जाती हैं इनके बीच के रिलेशंस। बट इन 1999 पीएम वाजपेयी वेंट टू पाकिस्तान बाय बस इन फेब्रुअरी एट टू मीट द पीएम नवाज शरीफ टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस। दिस इज नोन एज द बस डिप्लोमेसी। याद रहे, इस बात को ध्यान में रखना है सभी लोगों को। इसी को हम लोग अब चूंकि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो पाकिस्तान खुद जाते हैं बस के द्वारा। कब जाते हैं? फरवरी में जाते हैं। किससे मिलने? नवाज शरीफ, जो कि उस टाइम में पाकिस्तान के लीडर थे, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और इस तरीके से इसे ही हम लोग बस डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। इन 1999 यानी 1999 कारगिल वॉर टुक प्लेसेस अगेंस्ट द रिलेशंस शोर। फिर से रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फिर से 2019 में आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया था पुलवामा पर ऑफ कश्मीर, इन विच 45 इंडियंस, numbers must be remembered, were killed and Indians alleged at the Pakistani terrorist attacks. India bombed at the Balakot sector of Pakistan. Again, Indo-Pak relationship became highly stressed. Again, with the terror strike of Pakistani terrorists on the 22nd April 2025, अभी अभी जो कि एकदम से हुआ है, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग पहलगाम टेररिस्ट अटैक के नाम से जानते हैं। पहलगाम एट द कश्मीर, किलिंग 25 इनोसेंट 26 मासूम टूरिस्टों को, जो लोग वहाँ घूमने गए थे, उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया एंड 2 लोकल्स को मारा गया। इंडियन लॉन्च्ड अ प्रीशियस स्ट्राइक एट द पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप अंडर द नेम ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक के खिलाफ इंडिया ने जवाबदेही किया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया था। और इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च करा, इसका मकसद था जो 26 इनोसेंट को किल की गई थी पहलगाम नामी शहर में, कश्मीर के पहलगाम में, इसकी वजह कर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस नेम को रखने के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप यहाँ देख पाओगे, देखो लिखा गया है, दिस नेम वाज द फाइनलाइज्ड एज अ पाकिस्तानी टेररिस्ट हैड शूट अ हिंदू मेल टूरिस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर वाइव्स एज पर हिंदू ट्रेडिशंस। Husband put sindoor on the heads of their wives during the marriage, which the wives always put on their heads until the husband die. अब चूंकि ये हिंदू रस्म में, हिंदू मज़हब में ये रिवाज है कि दरअसल जो शादी का वक्त जब होता है, मैरिज के टाइम में, एक मर्द, एक हस्बैंड अपने वाइफ के सर में सिंदूर को पुट करते हैं। तो चूंकि अब उस औरत के सामने ही उसके हस्बैंड को मारा गया, तो उसके मांग से, उसके सर से, उसके हेड से सिंदूर चूंकि निकल चुका है, तो इस सिंदूर का क्या पावर है, इसे इंडिया पाकिस्तान को दिखाना चाहती थी और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। होपफुली आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पर इस तरीके से इनके बीच के रिलेशन, दिस इंक्रीज द क्लैशेस बिटवीन द टू कंट्रीज। दस इंडो पाक रिलेशन हैज नेवर बीन फुल्ली कोर्डियल एंड इट बिकेम बैड, बट अगेन अटेम्प्ट्स आर मेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस। देयर आर मेनी
देयर आर मेनी प्रिकलिंग इशूज विच आर कश्मीर इज मोस्ट प्रिकलिंग वन। अब इनके बीच बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें से सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक इंडो पाक रिलेशनशिप ईजिली तरीके से समझ आ गई होंगी। यही सारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशनशिप आज आज़ादी से लेकर आज तक के जो थे वो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पॉइंटर्स के फॉर्मेट में आपके सामने प्लेस करा, ताकि आपको इन तमाम बातों को समझने में आसानी के साथ बातें समझ आ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है जो कि यूएस है। यूएस का रिलेशन इंडिया के साथ शुरू से लेकर आज तक कैसा रहा है, अब हम लोग उस चीज़ की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तमाम बातें ईजिली और आसानी के साथ समझ आ रही होंगी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में कोल्ड वॉर के बारे। जिन बच्चों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को वो ज़रूर से जाकर देख लें कि कोल्ड वॉर क्या था और किस तरीके से दो कंट्रीज़ जिनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था, इनके बीच के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और इनके बीच में होने वाली जो तकरार थे, इस तकरार की वजह कर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था, इसे तारीख में कोल्ड वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी आधा दुनिया, यानी कहा जा सकता है कि आधा दुनिया का आधा पार्ट जो है वो इसके पास यानी यूएसए के पास थी और दुनिया का आधा पार्ट जो है वो यूएसएसआर के पास थी। और इस तरीके से पूरा दुनिया दो हिस्सों में, दो पोल्स में बंट चुका था। इसी को हम लोग बाइपोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। मैंने इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। एग्जाम में इनसे बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोग उन वीडियोस को ध्यान से ज़रूर से जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर लेना, या लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है इंडो यूएस रिलेशंस वाज नॉट फ्रेंडली एट द बिगिनिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द यूएस कैम्प। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक तरफ दरअसल यूएसए था तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। इन दोनों के बीच ये फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, यानी यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, जबकि यूएसएसआर फॉलो करता था जिसको हम लोग सोशलिज्म या जिसे हम लोग दरअसल कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं, इसे फॉलो करता था। इसे फॉलो करने की वजह कर इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था और इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बिना पर पूरा दुनिया दो हिस्सों में मुंतकिम हो गया था। लेकिन इंडिया ने ना तो इसका साइड लिया आज़ादी के बाद और ना ही इसका साइड लिया, बल्कि इंडिया ने एक बीच से रास्ता निकाला था कि मुझे ना तो इस कंट्री के साइड होना है और ना ही इस कंट्री के साइड। और उस बीच से जो रास्ता निकाला गया था उसका नाम आप लोगों को अगर याद हो तो नाम रखा गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि इंडिया इन दोनों में से किसी भी हॉस्टाइल ग्रुप के साथ नहीं ऐड होना चाहती, इंडिया पीस चाहती है और इसके लिए इंडिया दरअसल बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं। इंडिया ऑल्सो पुट अ फॉरवर्ड नॉन अलाइनमेंट, देखो यहाँ लिखा गया है, एंड कंसीव अनदर टू फॉलो, और दूसरे लोगों को भी फॉलो करने को कहा। यूएस केम क्लोजर टू पाकिस्तान एंड सपोर्टेड एट कश्मीर इशू। जाहिर सी बात है अब यूएसए को इस बात को लेकर बुरा लगा और यूएस जो है वो पाकिस्तान के करीब जाकर कश्मीर के मामला में पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाता है, यानी इंडिया के खिलाफ अपने आप को शो करता है। यूएस सप्लाइड आर्म्स टू पाकिस्तान ऑल्सो, इंडिया बिकेम क्लोजर टू यूएसएसआर। यानी अब तक हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, अब तक हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान इस तरफ में है लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट यूएसए करती हैं। इंडिया ने अब तक NAM नाम के पॉलिसी को अपनाया था जिसके तहत इंडिया ने किसी को पावर को भी, यानी ना ही यूएसए को और ना ही यूएसएसआर को इसने ज्वाइन करा था। लेकिन जैसे ही इंडिया देखती हैं कि इस कश्मीर इशू को लेकर के पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है यूएसए की तरफ से, तो ऐसे ही फौरन जो है इंडिया को भी ज़रूरत होती है एक सुप्रीम पावर की जो यूएसए के खिलाफ इनकी मदद कर सके। तो इंडिया फौरन ही अपने पॉलिसी को चेंज करता है, फॉरेन पॉलिसी को, और वो करीब होना शुरू कर देता है यूएसएसआर का। होप आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से इंडिया का फॉरेन पॉलिसी आपस में फॉर्मुलेट तेजी के साथ दिन ब दिन होता जा रहा है और इंडिया जो है वो यूएसएसआर के क्लोज चला जाता है। यूएस सपोर्टेड द पाकिस्तान इन इंडो पाक वॉर 1965 का जो वॉर था उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था, उसमें यूएसए सपोर्ट कर रहा था। इंडिया वेंट फॉर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974। इंडिया डिड नॉट साइन NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, याद रहे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी।
इंडिया ने यूएस के द्वारा लाए गए एनटीपी, एनपीटी और सीटीबीटी को भी साइन नहीं करके इस बात को शो किया कि इंडिया दरअसल यूएसए के साथ भी नहीं है। इस तरीके से ऑल दीज रीजन्स मेड इंडो यूएस रिलेशंस बीटर, उर्दू में इसको तल्ख कहा जाता है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड को अगर हम लोग अब समझे, यहाँ तक कोल्ड वॉर के पीरियड में हम लोग को ये बात समझ आती है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं। नहीं होने के पीछे अहम रीज़न मैंने आपको बताया कि क्या है, क्योंकि इंडिया यूएस को ज्वाइन नहीं करती है, जिसकी वजह कर इंडिया को ये बात बहुत, यूएस को ये बात बहुत बुरा लगता है और यूएस दरअसल पाकिस्तान को यानी कि इंडिया के एनिमी कंट्री को सपोर्ट करना इंडिया के खिलाफ शुरू कर देती है। लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में सिचुएशन कुछ और ही थे। क्या थे उसे हम लोग समझते हैं। बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, पीएम इंदिरा गांधी एंड स्पेशली राजीव गांधी ट्राइड टू इंप्रूव द इंडो यूएस रिलेशनशिप बट डिड नॉट इंप्रूव मच। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द विच प्राइम मिनिस्टर द इंडो एंड यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव मच एंड मोर। कई बार एग्जाम में आपने, मैंने प्री बोर्ड में देखा है, कई सारे स्कूल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बच्चे इसमें अक्सर व बेशतर गलती कर कर इंदिरा गांधी मारते हैं। इंदिरा गांधी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर स्पेशली राजीव गांधी है। राजीव गांधी के दौर में इंडो यूएस रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए थे but did not improve much. After this collapse of the USSR end of the Cold War, Indo-US relationship started to improve much and more. जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी के टाइम में ही इनके रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब जो मेन मुद्दा था, किस चीज़ के लिए मुद्दा क्या था, किस बिना पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप खराब हुए थे, वो ये था कि इंडिया यूएसए को ज्वाइन नहीं करके यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा था। तो इस तरीके से अब इनके बीच, अब चूंकि यूएसएसआर का ही डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में समझाया है। तो अब जब 1991 में यूएसएसआर का ही डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो उसके डिसइंटीग्रेशन यानी कोलैप्स के बाद यूएसएसआर जब खत्म हो गए थे तो कोल्ड वॉर का भी खात्मा हो गया था और इंडो यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम में पीएम नरसिम्हा राव ने अडॉप्ट करा था एलपीजी रिफॉर्म, जिसको आप लोग LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब? 1991 में। एंड मार्केट इकोनॉमी पॉलिसी इन डोमेस्टिक स्फीयर इन 1991 इट वाज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही काबिल शख्सियत, जिन्हें PhD की डिग्री, डॉक्टरियत की डिग्री हासिल थी इकोनॉमिक्स में, मनमोहन सिंह ने दरअसल इंडिया को एडवाइस करा था कि इंडिया के इकोनॉमिक को इंप्रूव करवाने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें LPG रिफॉर्म इंडिया में लाना होगा। और इस तरीके से पी नरसिम्हा राव की सरपरस्ती में इंडिया अपनाते हैं LPG रिफॉर्म को। जैसे ही इंडिया LPG रिफॉर्म अपनाते हैं, इस तरीके से दिस डिसीजंस हेल्प इंडो यूएस रिलेशंस टू इम्प्रूव। जाहिर सी बात है कि यूएस एक तिजारती बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग वर्ल्ड के नाम से जानी जाती हैं, तो चूंकि इंडिया अपने दरवाजे को ट्रेड के लिए खोल देता है, सभी कंट्रीज इसमें आकर तिजारत कर सकते हैं और इस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यूएस को मौका मिलता है इंडिया में आकर तिजारत करना और यहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने का। नाउ यूएस स्टॉप्ड गिविंग द स्पेशल ट्रीटमेंट टू पाकिस्तान। अब यूएस पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीट देने से इनकार कर देती हैं। एंड इन 2000 बोथ द कंट्रीज केम सो क्लोज दैट द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन paid an official visit to India and signed some of the agreement। इसके बीच के रिलेशन, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं बिल क्लिंटन, वो खुद से इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद कई सारे एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं, जो शो कर रहा है कि इनके बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं। इन 2005 PM मनमोहन सिंह साइंड अ सिविल न्यूक्लियर डील विद द प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश। याद रहे यूएस के जॉर्ज W बुश है और इंडिया से आपके मनमोहन सिंह है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सिविल न्यूक्लियर डील किसके बीच साइन हुआ था और कब साइन हुआ था? तो यहीं से आप लोग देख पा रहे हो अपने आंखों से कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जा रहे हैं।
ध्यान रहे इस बात को, फोकस कंसेप्ट पे करना है ताकि आपको चीज़ें समझ आएं और आप चीज़ों के समझ के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर ले जाओ। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। इवन प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब बने थे यूएस के प्रेसिडेंट, हैड अ वेरी क्लोज रिलेशंस विद द इंडिया बिफोर द यूक्रेन क्राइसिस ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप वॉज एक्सट्रीमली क्लोज। आपने जाना होगा कि यूक्रेन क्राइसिस हुआ था जहां पर यूएसएसआर ने यानी रशिया ने यूक्रेन नामी एक कमज़ोर कंट्री पर अटैक कर दिया था, हमला। और उस सूरत हाल से पहले तक के इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन अटैक करती है, जैसे ही रशिया अटैक करती है यूक्रेन के ऊपर, वैसे ही यूएस दरअसल इंडिया से ये मांग करता है कि तुम मेरे राइवल कंट्रीज, दुश्मन कंट्रीज यूएसएसआर को यानी रशिया को क्रिटिसाइज करो इसके इस हरकत की वजह कर। लेकिन इंडिया के उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस काम से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है किसी कंट्री को खुलकर मुखालिफत करना, खुलकर दुश्मनी करना। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है, बिफोर द यूक्रेन वॉर क्राइसिस इंडो यूएस रिलेशनशिप वाज एक्सट्रीमली क्लोज बट पीएम मोदी हैड पेड स्टेट विजिट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि हर साल तकरीबन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस जाकर विजिट कर रहे थे। लेकिन 2019 में हिज विजिट कॉल्ड, और इसी विजिट में नरेंद्र मोदी ने जो 2019 में गए थे उनको स्वागत किया गया था, हाउडी मोदी, एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ एन इंडियन अमेरिकन शो टू पार्टिसिपेशन इन द डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो। यानी उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे वो कहाँ के, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप थे, और मोदी पीएम मोदी कई दफ़ा दरअसल यूएसए गए, और 2019 में जब वो गए थे तो उनका स्वागत किया गया था एक टर्म के साथ। वो टर्म क्या है, हाउडी मोदी के वर्ड से। And in February 2020, Donald Trump visited India in the Gujarat. The program was called Namaste Trump. ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ विजिटिंग कर रहे हैं और इनके लिए खास लक़ब दिया जा रहा है, इनको हाउडी मोदी और इनको नमस्ते ट्रम्प का लक़ब दिया जा रहा है। ये शो कर रहा है कि इनके बीच के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। यूएस क्लोजनेस विद द इंडिया is calculated move hold on the crisis of China by making India strong in the South Asia। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो इंडिया का पोजीशन दरअसल यूएस से करीब होने की वजह कर स्ट्रांगनेस की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। बट मैंने अभी आपको बताया था 2022 में रशिया ने इन्वेड करा था यूक्रेन के पार्ट में, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड चेंज रैपिडली। नाउ द यूएसए वांट्स इंडिया टू प्ले एन एक्टिव रोल अगेंस्ट द यूएसएसआर यानी रशिया, बट इंडिया नॉन कमिटमेंटल, इंडिया ने कमिट करने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। और ये गिरावट हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जून 2023 विद द स्टेट डिनर एंड एन एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस। दिस वाज डन बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। अब ये क्या है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि इंडिया के उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे 2022 में, और आज भी हैं। और उस वक्त दरअसल यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप थे, और इनके बीच का रिलेशनशिप थोड़ा सा शौरो हो गया था, थोड़ा सा तल्ख हो गया था। वो किस बिना पर, वो यूक्रेन के और रशिया के बेसिस पर इंडिया ने कमेंट नहीं किया था इसलिए। लेकिन उसी बीच अमेरिका के अगर सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियो को अगर आप समझे तो वहां पर दरअसल कुछ दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सरकार हट करके एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम जियो बिडेन के नाम से हम लोग जिन्हें जियो बिडेन के नाम से हम लोग जिन्हें जानते हैं, और वो दरअसल इंडिया के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप को शो करते हैं। लेकिन वो कुछ दिन का ही इनका टर्म था, इनका जो एरिया था, इनका जो काम करने का टेन्योर था वो बहुत कम टाइम के लिए ही था। फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जब दोबारा से बहाली होता है एज अ सेकेंड टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए जनवरी 2025 में, ग्लोबल सिचुएशन हैज़ टेकन अ टर्बुलेंट टर्न। और जब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसए के, तो इनके आने के साथ ही पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो, पूरा ग्लोबल सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ट्रंप दरअसल दोबारा से अपने टर्म में आने के बाद वो दरअसल इंडिया को और दूसरे कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंस को छोड़कर
अमेरिकन्स को दरअसल हर एक काम के लिए प्रिफर करने लग जाते हैं और वो नारा भी लगाते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ट्रंप हैज स्टार्टेड अ ट्रेड वॉर अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द नेशंस। ही हैज imposed a very high taxes on the US foreign goods imports, especially Chinese, Canadian products of the EU, as well as the India. Trump has also declared the BRICS to be dead, which has dealt a blow to the diplomatic and the strategic position of Russia as well as India. अब देखो यहाँ पर ट्रंप आने के बाद अपने सेकेंड फेज में ही बहुत सारे ऐसे इकदामात उठा रहा है जिससे पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चेंज होता जा रहा है। वो पहले तो बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज कर देता है यूएस में आने वाले तमाम तजार के ऊपर, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़, इंडिया, चाइना वगैरह के प्रोडक्ट्स से, कनाडा के वगैरह से प्रोडक्ट जो इंडिया में आते थे उस पर बहुत ज़्यादा वो हाई टैक्सेस को इम्पोज कर देता है। ब्रिक्स को वो डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का एक स्टेटस था उसको डिसॉल्व कर देते हैं। और साथ ही साथ इंडियाज़ पोजीशन विज यूएस हैज़ बिकेम वेरी वीक, और इंडिया और यूएस का रिलेशन इस तरीके से बहुत ख़राब हो जाता है। अगेन विद द टेरर स्ट्राइक ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑन 22 अप्रैल 2025 पहलगाम इन कश्मीर, किलिंग 25 innocent tourists and 2 locals, India launched an precious strike अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेरर कैंप्स अंडर द नेम ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मैंने भी आपको बता कर आया। और इस सिचुएशन में, इस टाइम में क्या रिएक्शंस था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप हमें क्या देखने को मिलेगा आगे। अब हम लोग उसकी तरफ आगे की तरफ यहाँ पर ये बढ़ते हैं। तो देखो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में क्या सिचुएशन था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंक्रीज द क्लैशेस बिटवीन द टू ऑफ द कंट्रीज। इंडिया एंड यूएस के बीच के क्लैशेस और बढ़ जाती हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। कैसे? प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएटेड द सीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड टॉक अबाउट द फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑन कश्मीर प्रॉब्लम। हालांकि बात हुई थी कि कश्मीर के ऊपर कोई भी बाहर से इंटरवीन नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट Trump's offer on Kashmir. This move, the President Trump has created a new law in Indo-US relationship as India, according to शिमला एग्रीमेंट। जब इंदिरा गांधी के टाइम में 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इसमें इस बात को ध्यान में रखकर बोला गया था कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर के इशू को लेकर इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस एग्रीमेंट के मुआहदा को ठुकरा कर दोबारा से वो इंटरफेयर करती हैं, जो कि शो कर रहा है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में ट्रंप बात कर रहे हैं और इंडिया के मुखालिफत में ट्रंप खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से इनके बीच के रिलेशन, इंप्रूवमेंट ऑन द थर्ड पार्टी ऑफ कश्मीर इशू, इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे ट्रंप फिर से इन्वॉल्व कर देते हैं। टिल द डेट इंडो यूएस रिलेशंस इज वायलेट, फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड शोज हाउ वीक इंडियाज foreign policy has become as far as relation with the US is concerned। तो यहाँ तक आपको समझ आ पा रही हैं कि किस तरीके से यूएस के इशारे पर इंडिया को हर काम करना पड़ रहा है, और इतने कुछ होने के बावजूद भी इंडिया यूएस के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, कुछ नेशनल इंटरेस्ट की वजह कर। तो इस तरीके से अब ये शो कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया यूएस के सामने झुक गया है और किस तरीके से इंडिया जो है वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वीक पड़ चुका है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का वीकनेसेस को सबूत पेश कर रहा है इस तरीके का इंडिया का हरकत यूएसए के साथ, यूएस के सामने। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको इंडिया और यूएस का रिलेशन यहां तक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब हमारा जो बाकी नेक्स्ट 2 कंट्रीज बचे हैं, उन नेक्स्ट कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आप लोग इसी तरीके से अच्छे से वेल एक्सप्लेनेशन को चाहते हो और इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज डेट्स को माइंड में याद कर रखना चाहते हो, इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखो, दोबारा दूसरे लोगों तक इसे शेयर करो, ताकि मुझे हम लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिल पाए और हम लोग आप लोगों के लिए जल्द से जल्द तेज़ी के साथ दूसरे वीडियोस को अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कुछ और चीज़ों को, चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत करीब है, अगर आप लोग और कोई वीडियोस को चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए उन वीडियोज़ को तेज़ी के साथ बनाया जा सके, प्रेफरेंस दिया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।